बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि हमने पार्ट 1 जो है स्टडी कर लिया है, तो पार्ट 2 जो है अभी डिस्कस करने लगे हैं। की नंबर 11 10 तक जो है हमने कर लिया था। यहाँ पे जो है हमारे पास हेल्प सिंड्रोम प्लस हमने एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी AFLP, इन दोनों का जो है डिफरेंस करना है हमने। ठीक है, तो हेल्प सिंड्रोम में आपने इसी को ही याद रखना है, हेल्प को HELLP है। ठीक है, H स्टैंड फॉर हीमोलाइसिस, EL जो है आपका एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, और LP जो है आपको लो प्लेटलेट्स मिल रही होंगी। और जबकि AFLP के अंदर एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपने ELLP याद रखना है, इसमें आपको हीमोलाइसिस नहीं मिल रही होगी। ठीक है, हमें एलिवेटेड जो है लिवर एंजाइम मिल रहे होंगे प्लस हमें लो प्लेटलेट्स मिल रही होंगी। इंस्टेड हमें जो है इसमें सिर्फ हीमोलाइसिस जो है नहीं मिल रही होगी। ठीक है, प्लस हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक होगा, यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होगा और आपको एमोनिया जो है इंक्रीज़ मिल रहा होगा। ठीक है, इन हेल्प सिंड्रोम देयर इज़ हीमोलाइसिस, लो हीमोग्लोबिन वुड बी गिवन। इन AFLP, acute fatty liver in pregnancy, in addition to ELLP, elevated liver enzymes, low platelets, ठीक है, the low serum glucose, high serum ammonia. Also AFLP has vomiting plus disseminated intravascular coagulopathy, जिसे आप DIC बोलते हैं, ये भी आपको मिल रही होगी। प्लस prolonged PT and PTT, ये भी आपको क्या है मिल रही होंगी AFLP के अंदर। ठीक है, अब जो है हम एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी के जो है रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशंस, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो है आपको एक प्री क्लैम्पसिया फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर मिल रही होगी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज या फर्स्ट प्रेगनेंसी या हमारे पास प्री एक्लैम्पसिया के अंदर जो है ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रेजेंटेशन में जो है आपको नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक, प्रोराइटिस, जॉन्डिस, ये आपको एक्यूट फैटी लीवर के अंदर जो है मिल रही होगी। अकर्स लेट इन प्रेगनेंसी, टिपिकली जो है आपकी 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे जो है आपको ये नज़र आ रही होती है, और इमिडिएटली भी हो सकती है आफ्टर द डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी हुई तब भी ये जो है अकर हो सकती है, या आपको 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे भी आपको क्या है ये एक्यूट फैटी लीवर ऑफ द प्रेगनेंसी क्या है मिल सकती है। नेक्स्ट, ये एक रेयर है बट लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें हमने कहा कि ग्लूकोज लेवल क्या है डिक्रीज़ है, तो यहाँ पे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया और एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर ये लीड करा सकते हैं कोमा, और ये जो है आपको डेथ जो है करा सकते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक की बात करें तो ये आपको लिवर बायोप्सी पे जो है मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट की नंबर 12 है, इसके अंदर क्या है इंटरमिटेंट डायरिया है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है प्लस फटीग है, तो ये आपको क्या है सीलियक डिजीज़ जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, की नंबर 13 एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है आपको प्रेजेंटेशन जो मिलेगी वो होगी एक्यूट सीवियर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और एपिगेस्ट्रिक पेन दैट मे रेडिएट टू द बैक और टू द राइट फ्लैंक और टू द राइट शोल्डर। ये आपकी बैक को या राइट फ्लैंक या आपके राइट शोल्डर को क्या है इन्वॉल्व कर रही होगी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, और ये क्या है खाने के बाद जो है प्रिसिपिटेटेड होती है। ठीक है, इसमें आपको नोजिया, वोमिटिंग, फीवर भी आपको मिल सकती है। जॉर्डिन्स कैन डिवेलप इफ़ देयर आर स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट, तो कोलिडोकोलीलिथियासिस भी हो सकती है, इसको जो आप बोलते होते हैं, अगर जॉर्डिन्स भी डिवेलप हो गई है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या है स्टोन्स हैं। हाउएवर इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ड्यू टू स्टोन्स, द स्टोन्स आर यूजुअली ब्लॉकिंग द सिस्टिक डक्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी जो गाल ब्लैडर का जो है वहाँ पे आपकी सिस्टिक डक्ट जो है ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, नेक ऑफ द गाल ब्लैडर जो है मोस्टली जो है सिस्टिक डक्ट की वजह से जो है आपकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, तब जाके आपको क्या है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको जॉर्डिन्स जो है एब्सेंट मिल रही होती है अक्सर तौर पे। ठीक है, या आपको माइल्ड मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर जॉर्डिन्स मिल रही है ज़्यादा तो तब आप क्या बोलेंगे कोलिडोकोलीलिथियासिस, ये आपको मिल रही होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर आपको क्या है ये जॉर्डिन्स आपको एब्सेंट मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव मॉर्फी साइंस, तो यहाँ पे जो है आप एक्यूट जो है कोलिसिस्टाइटिस को रूल आउट करने के लिए जो है ये एक साइन देखते होते हैं, पॉजिटिव मॉर्फी साइन। यहाँ पे क्या है पेन जो है आपको अरेस्ट ऑफ इंस्पायरेशन पे मिल रहा होगा, जब आप प्रेस करेंगे उसके राइट कॉस्टल मार्जिन को एट मिड क्लेविकुलर लाइन, जो उनकी मिड क्लेविकुलर लाइन है ना, वहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे राइट कॉस्टल मार्जिन को, तब जो है उसे पेन जो है महसूस होगी। ठीक है, रिमेंबर
दिस साइन इज सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक टू एक्यूट कोलिसिस्टेटिस। ये सेंसिटिव तो है लेकिन स्पेसिफिक जो है ये नहीं है। तो इसमें जो है आपको डी रेंज जो है लिवर फंक्शन टेस्ट भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट देखें तो यहाँ पे आपको फीवर और इंक्रीज जो है वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो है मिल रहा होगा। नोट ALP इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेज indicate a sort of the biliary obstruction with the cholestasis। तो यहाँ पे अगर आपको इंक्रीज ALP मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक किस्म है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की विद द कोलिस्टेसिस के साथ। तो इसमें क्या है, ये आपकी एक्यूट कोलिसिस्टेटिस के साथ भी क्या है हो सकती है। मोर देन 90% ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टेटिस केसेस आर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सिस्टिक डक्ट बाय गॉल स्टोन। तो आगे जो है हमारे पास एक डायग्राम आएगी तो वहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन कौन सी जो है डक्ट्स हैं और कौन कौन सी जो है हमारे पास जो इस तरह की डायग्राम्स हैं वो उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर आपने देखने हैं एक्यूट कोलिसिस्टेटिस के अंदर। इसके अंदर जो है आपको ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपको क्वाइट मिल रही है, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड फीमेल जेंडर, ओबेसिटी, वेट लॉस, उसके अंदर जो है आपको मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने 5F सिंड्रोम याद रखने हैं एक्यूट कोलिसिस्टेटिस के अंदर, ठीक है। एक तो हमारे पास फेयर, फैट, फीमेल, फर्टाइल, ओवर 40। अगर आपने जो है USMLE स्टेप 1 वाली सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर जो है मैंने बताया ये वाले F, ठीक है। नेक्स्ट है हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट एक्यूट कोलिसिस्टेटिस डज नॉट अकर इन द मैन थिन अंडर 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपको मैन के अंदर प्लस थिन और अंडर 40 ईयर्स ओल्ड वालों में ये नहीं मिलती, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है इसमें, ये आपको इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स दे रही होगी। अल्ट्रा साउंड एब्डोमेन पे जो है आपको थिक वाल और श्रिंकिन जो है गाल ब्लैडर आपको जो है नज़र आ रही होगी, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट इसका क्या है, आप NPO नथिंग पर ओरल जो है आप नहीं देंगे इनको, ठीक है। IV एनाल्जेसिक देंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, IV एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। मुंह से जो है आपने कोई चीज़ इनको इस पेशेंट को नहीं देनी। IV एनाल्जेसिक, फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ठीक हो गया। नाइस नाउ रिकमेंडेड अर्ली लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी विद इन 1 वीक ऑफ द डायग्नोसिस। जैसे ही एक जो डायग्नोस हुआ तो आपने जो है अर्ली लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी जो है कर लेनी है, ठीक है। ये एक गाइडलाइन है नाइस की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियसली सर्जरी वाज डिलेड फॉर सेवरल वीक्स अंटिल द इन्फ्लेमेशन हैज़ सबसाइडेड। नेक्स्ट नोट दिया है उन्होंने कि मेन डिफरेंस फ्रॉम बाइलरी कोलिक इज़ दैट एक्यूट कोलिसिस्टेटिस हैज़ इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट। तो यहाँ पे बाइलरी कोलिक का जो है यहाँ पे आपने देखना है कि आपको वाइट ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज मिल रहा है, फीवर मिल रहा है, लोकल पेरिटोनिज्म मिल रही है, टेंडरनेस मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट की नंबर 14 है, इसके अंदर इंसिडेंटल जो है फाइंडिंग देखनी है गाल स्टोन्स की इन एसिम्टोमेटिक पेशेंट ड्यूरिंग CT और अल्ट्रासाउंड। तो आपने क्या करना है, रीश्योरेंस करनी है, नो इंटरवेंशन इज़ नीडेड। नेक्स्ट नोट, इफ़ द स्टोन्स वर फाउंड इन कॉमन बाइल डक्ट polylethiasis instead of the gallbladder, even if an asymptomatic patient, ERCP or laparoscopic cholecystectomy will be done। गाल स्टोन प्लस एसिम्टोमेटिक, तो आपने क्या है रीश्योर कराना है। कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स या एसिम्टोमेटिक मिला है तब आपने क्या है चुप करके जो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी जो है कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यही जो मैं डायग्राम बता रहा था आपको, ये आ गई है हमारे पास, तो इसको जो है आप वैसे भी बनानी आनी चाहिए इसको, ठीक है। ये जो है आपकी राइट हेपेटिक डक्ट है और ये क्या है आपकी लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट है, लिवर है ये, ठीक है। इसमें जो है आपको कॉमन हेपेटिक डक्ट ये मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गई, यहाँ से आपकी आई सिस्टिक डक्ट, ये दोनों यहाँ पे जो आपकी मिली बनी तो ये आपकी बन गई कॉमन बाइल डक्ट। तो हम ऊपर बोल के आए हैं कि अगर कॉमन बाइल डक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी जो है आप करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई या स्टोन्स हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया पेंक्रियास। पेंक्रियास के बाद ये था आपकी गाल ब्लैडर में जो है आपकी सिस्टिक डक्ट आ रही थी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिली तो आपकी ये क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। फिर आपका आ गया पेंक्रियास के बाद आपकी ये आ गई पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। फिर आपकी ये जो साइड है ये आपकी क्या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ये आपका ड्यूडेनम। तो ये आपको जो है बनानी आनी चाहिए डायग्राम, और वैसे भी आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाइल, ये जो हमारे पास जो था ये बाइलेटरी था, ठीक है। की नंबर 15। तो यहाँ पे
प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के बारे में जो है अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ये क्या है, एक पोस्ट रिक्वायर्ड एसोफेजियल वेब्स है। इसके अंदर क्या है, आपको पेनलेस और इंटरमिटेंट डिस्फेजिया मिल रहा होगा और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिल रहा होगा इनमें, और आपको पैलर, फैटीग, ग्लोसाइटिस, ठीक है, और एंगुलर स्टोमेटस और कोइलोनेकिया, ये चीज़ें जो है आपको मिल रही होंगी। और इसमें ट्रीटमेंट जो है आपको आयरन सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे और वेब्स की डायलेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लम्बर विंसन सिंड्रोम का ट्राइएड है, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एसोफेजियल वेब्स। तो आपने चुप करके जो है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम को क्या है सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शंस में, एसोफेजियल वेब्स इन प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की नंबर 16, दो इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस हैं, उनको आपने कैसे याद रखना है, लाइक एलेंड्रोनेट जो बिसफॉस्फोनेट यूज इन ओस्टियोपोरोसिस एंड एनसेट, बोथ कैन वर्सन एसोफेजाइटिस एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये जो ड्रग्स हैं, आप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और हमारे पास एसोफेजाइटिस के अंदर जो है आप इन ड्रग्स को क्या है यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया, क्योंकि ये लीड कर सकते हैं आपकी एसोफेगस को स्कार्स दे सकती हैं, और ये स्कार्स जो है आपकी बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर के केस में आ जाएंगे। ये कंडीशन जो है आपकी परसिस्टेंट डिस्फेजिया हो जानी है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों सॉलिड्स और फ्लूइड्स जो हैं विदाउट रिजर्जिटेशन आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बगैर रिजर्जिटेशन के आपको क्या है परसिस्टेंट डिस्फेजिया मिल रहा होगा। स्लोली प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया इन अ यंग पेशेंट, नो वेट लॉस नहीं है यहाँ पे, ये स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, डिस्फेजिया को लीड करा रही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल मिल रहा होगा। और H2 ब्लॉकर्स टेकिंग की हिस्ट्री, रेनिटिनाइन और रिटोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, थिंकिंग ऑफ बिनाइन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल पेप्टिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है आप सोचेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो है MCQs है, आपने याद रखना है। क्या है, आपको स्लोली प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया बताएंगे, यंग अडल्ट बताएंगे, नो वेट लॉस, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, और हिस्ट्री है यहाँ पे H2 ब्लॉकर्स की, ठीक है, और रिटोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट के लिए लॉन्ग पीरियड जो है यूज़ कर रहा है। तो आपने बिनाइन स्ट्रक्चर जो है उसमें जो आपकी पेप्टिक स्ट्रक्चर की जो है ये डायग्नोस है, ठीक है। बैरेट एसोफेगस सिमिलर टू बिनाइन एसोफेगस स्ट्रक्चर, दैट डिस्फेजिया इज ओकेजनल नॉट परसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्जिटेशन इज अलार्मिंग वर्ड फॉर द इक्लेजिया, बर्ड बीक अपीयरेंस एंड फेरेंजियल पाउच। इनमें जो है आपको रिजर्जिटेशन मिल रही होती है। हाउएवर द लैटर pharyngeal pouch has other specific features such as the halitosis, bad breath smell, stale food, regurgitation, gurgling sound when swallowing fluids and sensation of the lump in the throat, neck bulge। तो ये जो है कुछ उन्होंने जो है आपको फिर से वही रिपीट क्वेश्चंस दिए ताकि जो है आप पीछे पढ़ के हैं वो जो है भूल ना जाए। तो थोड़े थोड़े जो उन्होंने जो है फिर से उन्होंने ऐड कर दिए हैं उनको, या इस तरह भी हो सकता है कि जो आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार आए हैं तो ये उनको जो है आगे आगे जो है इनको टॉपिक्स को जो है देते गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्लेजिया के अंदर बिसाइड्स रिजर्जिटेशन, पेशेंट में है फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू द रिजर्जिटेशन। तो एक्लेजिया में आपने एस्पायरेशन निमोनिया भी देखा था। डिस्फेजिया में भी प्रोग्रेस वर्सनिंग विद द टाइम। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, इसमें एल्डरली पेशेंट है, हिस्ट्री है परसिस्टेंट डिस्फेजिया की, दोनों सॉलिड्स और लिक्विड्स की, वेट लॉस नहीं है, रिजर्जिटेशन नहीं है, एलेंड्रोनेट ली है उसने, ओस्टियोपोरोसिस के लिए डायग्नोसिस बनाया हमारे पास बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर वो एलेंड्रोनेट ना देता प्लस आपको यहाँ पे H2 ब्लॉकर्स दे रहा होता, ठीक है, H2 ब्लॉकर्स, तब आप क्या बोलते, ये हमारे पास पेप्टिक स्ट्रक्चर का क्या है, ये केस है, ठीक है। तो परसिस्टेंट डिस्फेजिया, एलेंड्रोनेट, नो रिजर्जिटेशन इज केस फॉर द बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो दिया है हमारे पास की नंबर 17, 23-year-old फीमेल, लेथार्जिक, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लडी डायरिया मोर देन 8 times per day, इंडोस्कोपी, डीप अल्सर्ड, स्किप लीजन्स। तो ऊपर हम पढ़ के आए हैं क्रोन्स डिजीज़ का क्या है ये केस है, ठीक है। अल्थफ ब्लडी डायरिया इज मोर कॉमन विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस देन द क्रोन्स डिजीज। द इंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स ऑफ द स्किप लीजन्स, डीप transmural ulcers are pathognomic for the Crohn disease। की नंबर 18 है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये टॉपिक आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, हिस्ट्री है आपकी, गॉल स्टोन्स, अल्कोहलिज्म, ट्रोमा और ERCP। ये जो है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की क्या है, हिस्ट्री है। अपर एब्डोमिनल पेन जो है आपकी बैक को रेडिएट कर रहा होगा, और ये बैठने या हमारे पास लीन फॉरवर्ड होने से आपको रिलीफ मिलेगा पेन का, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, टेंडरनेस, टैकिकार्डिया, शॉक, पेरिएम्बोलिकल ब्रूजिंग,
जिसमें आपको क्यूलन साइंस मिलेगा। तो इस तरह का जो है आपको एक केस बना देते हैं, क्यूलन साइन का जिक्र कर देंगे, तो आपने सोचना है अबाउट पॉजिटिव क्यूलन साइन इज़ रूल आउट टू द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, और हिस्ट्री देंगे आपको गाल स्टोन की दे सकते हैं, अल्कोहलिज्म, ट्रोमा और ERCP। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आप कैसे कराएंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर? साफ ज़हर है, यहाँ पे आपने क्या है लाइपेज और अमाइलेज देखनी है। ठीक है, लाइपेज जो है ये मोर स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अमाइलेज। ठीक है, इंक्रीज सीरम लाइपेज मोर देन 3 टाइम्स द अपर नॉर्मल लिमिट, जो आपकी नॉर्मल लिमिट है तो उससे जो है 3 गुना जो है आपको इंक्रीज मिल रहा होगा लाइपेज, टू रूल आउट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। टू कंफर्म, अगर कंफर्म कराना है तो आपने CT विद कंट्रास्ट कराना है पैंक्रियाज। ठीक है, इनिशियल में आपने एंजाइम लेवल जो है चेक करने हैं, जिनमें आपको लाइपेज 3 टाइम्स जो है इंक्रीज मिल रहा होगा। मैनेजमेंट में जो है आपको इनिशली बेस्ट स्टेप इज़ टू सपोर्टिव, उसमें आपने क्या करना है, IV फ्लूइड देने हैं, फ्लूइड रिससिटेशन करानी है, प्लस एनाल्जेसिक देने हैं पेन के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है आपने। ठीक है, फिर आपने क्या है IV एंटीबायोटिक्स देनी है। उनमें कौन सी, फॉर एग्जांपल आपने एमीपेनम जो है देनी है एंटीबायोटिक इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस में। ठीक है, फिर आपने सर्जिकल डिब्राइटमेंट करनी है, इज़ डन ओनली जब आप देख रहे हो कि पैंक्रियाज जो है नेक्रोटिक होता जा रहा है। ठीक है, तब जो है आपने सर्जिकल डिब्राइटमेंट करनी है। इट यूजेस मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर सच एज ट्रांसगैस्ट्रिक इंडोस्कोपी एंड द वीडियो असिस्टेड ट्रांसल्यूमर लंबर रिट्रोपेरिटोनियल नेक्रोसेक्टोमी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट कोलेंजाइटिस, जिससे असेंडिंग कोलेंजाइटिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक है चारकोट ट्राइएड, तो यहाँ पे आपने जो है ट्राइएड याद रखना है, FRGA। ठीक है, तो फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन प्लस जॉन्डिस, ये आपका चारकोट ट्राइएड है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, प्लस आपने यहाँ पे HL भी देखनी है, उसमें हाइपोटेंशन प्लस ल्यूकोसाइटोसिस आपको मिल रही होंगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जो है आप अल्ट्रासाउंड और ब्लड कल्चर्स कराएंगे इन केस ऑफ एक्यूट कोलेंजाइटिस। ट्रीट कैसे करना है, फ्लूइड रिससिटेशन देनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंटरवेनस एंटीबायोटिक्स देनी है, करेक्ट करना है, कोई भी अगर कोएगुलोपैथी है उसको आपने क्या करेक्ट कर देना है, फिर अर्ली ERCP जो है आपने करा देनी है। ठीक हो गया। की नंबर है 19, नोट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स काजिंग डायरिया। डायरिया को जो है कराने वाले ऑर्गेनिज़म जो है आपने बताने हैं। ट्रैवलर डायरिया है तो इसके अंदर शॉर्ट पीरियड है, सेल्फ लिमिटिंग है, तो स्पेशली हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू अफ्रीका, तो इसमें जो है एस्चेरिचिया कोलाई ये आपका क्या है ऑर्गेनिज़म है। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू यूरोप, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया है। वेट लॉस इफ क्रोनिक जियार्डिसिस, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लॉटिंग सिम्टम्स मोर देन 10 डेज, तो ये हमारे पास जियार्डिया का क्या है केस है। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल प्रोड्रोम, इसमें क्या है आपको हाई फीवर मिल रहा होगा, हेडेक, मियाल्जिया मिल रहा होगा, मसल पेन। ठीक है, इसमें आपको ब्लडी डायरिया भी मिल रहा होगा, तो ये हमारे पास कैम्पेलोबैक्टर जेजनी का क्या है ये केस है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लडी डायरिया ऑर्गेनिज्म आपने बताने हैं, तो ये जो है आपने CSS याद रखना है, कैम्पेलोबैक्टर, शिगेला और सल्मोनेला, CSS इन केस ऑफ ब्लडी डायरिया। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्लडी डायरिया कराते हैं। तो कुछ और दूसरे नोट्स हैं, ब्लडी डायरिया में आपके कैम्पेलोबैक्टर जेजनी मोस्ट कॉमन, ठीक है, फॉलोड बाय शिगेला। ट्रैवलर डायरिया में एस्चेरिचिया कोलाई, डायरिया एंड पीडियाट्रिक्स के अंदर वायरल रूटा वायरस जो है ये ज़्यादा काज करा रहा होता है। ठीक है, डायरिया प्लस वीकनेस प्लस ए रिफ्लेक्सिया, इसमें गोलियन बेरी सिंड्रोम जो है ये होता है। ठीक है, डायरिया प्लस रेनल इम्पेयरमेंट प्लस हीमोलाइसिस, इसमें क्या है आपको हीमोलैटिक यूरेमिया जो है मिल रहा होता है, यूरेमिक सिंड्रोम जो है मिल रहा होता है, HUS। डायरिया फॉलोड बाय राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, अमेबा जो है करा रहा होता है। ठीक है, वाटरी डायरिया आफ्टर कैंपिंग और लॉन्ग ट्रैवल इन यूरोप, जियार्डिया जो है करा रहा होता है। डायरिया आफ्टर लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट, सूडोमोनास कोलाइटिस ये कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, इस तरह के जो MCQs आते होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है इसमें आपने क्या कराना है, इसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट को आपने ओरल वैंकोमाइसिन देनी है फर्स्ट लाइन, या आपने ओरल मेट्रोनिडाजोल सेकंड लाइन दे देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डायरिया आफ्टर ईटिंग एग्स और चिकन, या कोई एक पेशेंट है उसने कहा है कि भाई मैंने एग्स खाए, अंडे खाए, या वो आपको इस तरह बोलेगा कि मैंने चिकन खाया, तो वो जो ऑर्गेनिज़म है उससे साल्मोनेला जो है करा रहा है ये बीमारी है डायरिया। ठीक है, डायरिया जस्ट आफ्टर आवर्स आफ्टर अ मील, तो ये हमारे पास स्टेप्टोकोकस टॉक्सिन जो है ये। डायरिया इज़ द बेड रिडन पेशेंट, द हैंडीकैप्ड विद द स्टोनी हार्ड स्टोर, फीकल इम्पेक्शन ये कहलाता है। ठीक है, की नंबर 20 सिनेरियो दिया है उन्होंने कि मैस हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द सीकम,
राइट साइड से जो है रिमूव किया गया है एक मैस को। उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो है ट्रांसम्यूरल इन्फिल्ट्रेशन दे रही है विद लिम्फोसाइट्स एंड ग्रैनुलोमेटास विदाउट नेक्रोसिस। तो विदाउट नेक्रोसिस तो ये हमारे पास हमने कहा कि ट्रांसम्यूरल और ग्रैनुलोमास जो है आपको कहाँ पे मिले होते हैं, क्रोहन डिजीज़ के अंदर मिले होते हैं। कुछ नोट्स हैं क्रोहन डिजीज़ के आपने याद रखने हैं। क्रोहन डिजीज़ यूजली स्टार्ट एट द इलियोसिकल जंक्शन राइट इलियक फोसा पे। हिस्टोलॉजी क्या है इसकी, इंक्रीज गोबलेट सेल्स मिल रहे हैं, ग्रैनुलोमा, ट्रांसम्यूरल, स्किप लीजन्स। इंडोस्कोपी में जो आपको स्किप लीजन्स में कोबलस्टोन अपीयरेंस, डीप अल्सर्स जो ट्रांसम्यूरल जो आपको मिल रहे होते हैं क्रोहन डिजीज़ के अंदर। स्मॉल बाउल एनीमा में जो आपको रोज थॉर्न अल्सर्स, कंटोर स्ट्रिंग साइन, फिस्टूला जो है आपको मिले। कंटोर जो है आपने ये लाजमी याद रखना है क्रोहन डिजीज़ के अंदर, क्योंकि ये आपको भूल जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो ये है कि 40 मिनट की वीडियो करते हैं हम, क्योंकि अभी जो है 10 जो है हमने कीज़ की हैं, तो 20 मिनट हुए हैं, तो 10 और हो जाएंगी, तो 40 मिनट की जो है दूसरा पार्ट जो है हमारा मुकम्मल हो जाना है, फिर हमने थर्ड पार्ट जो है बनाना है, ठीक है। ये सिनेरियो है 21, 55 साल की एक वुमन है, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन है जो कि उसकी बैक को रेडिएट कर रहा है एक दिन से पहले की ये हिस्ट्री है, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग है, टैकीकार्डिया है और शॉक लुक लाइक लगता है, ठीक है। नो फीवर, नो डायरिया। हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन, तो मैं आपको ऊपर ही अभी पढ़ा के आया हूँ, तो ये हमारे पास हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन की एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का क्या है, ये केस है। हमने कहा कि आपकी बैक को या राइट शोल्डर को जो है ये इन्वॉल्व कर सकता है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, ठीक है। और राइट फ्लैंक भी हमने बोला था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो यहाँ पे आप सीरम लाइपेज जो है 3 टाइम ज़्यादा जो है ये इंक्रीज़ होना चाहिए। और आपने अगर जो है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कराना है तो उसके अंदर आपने क्या कराना है, सॉरी, आपको यहाँ पे जो पेन मिलेगा वो बैक पेन मिलेगा, और जो है रिलीफ जो होगा आपको सिटिंग और जो है लीन फारवर्ड होने पे जो है आपको पेन जो है रिलीव होना है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं कि सीरम लाइपेज जो है मोर सेंसिटिव और मोर स्पेसिफिक होता है दैन सीरम अमाइलेज इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस इन द यूके, क्योंकि आप ये प्लैब की तैयारी करें तो प्लैब के अंदर जो है आपको जो है गाल स्टोन्स और अल्कोहल जो है ये ज़्यादा जो है कॉमन मिल रही होती हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर। लेकिन ये USMLE और NRE के लिए भी और नीट के लिए भी जो है हेल्पफुल हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो सारे सेम ही रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सिनेरियोज़ वगैरह बनाए हैं वो UK के गाइडलाइन के मुताबिक जो है बनाए गए हैं। तो दूसरी काजेज जो है हमारे पास ERCP, ट्रॉमा और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड जो है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस जो है करा सकते हैं। की नंबर है 22, यंग एज है, डायरिया है, सम टाइम जो है ब्लडी होता है, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है, टेनिसमस है। तो इसमें जो है आपने क्या है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में थिंक करना है, या दोनों इनमें से हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज़ जो है हो सकती है, ठीक हो गया। वाई नॉट डायबिटिकुलाइटिस, यहाँ पे डायबिटिकुलाइटिस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायबिटिकुलाइटिस जो है आपकी एसिम्प्टोमेटिक होती है अनलेस कॉम्प्लिकेटेड, ठीक हो गया। वाई नॉट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसमें क्या है आपको ब्लडी डायरिया नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए। नेक्स्ट की नंबर 23, चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे एक्लेजिया का केस है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस और एस्पायरेशन निमोनिया कैन लीड टू द eclasia. Dysphagia to both solids, recurrent chest infection mainly due to the regurgitation seen in eclasia can lead to the aspiration pneumonia. की नंबर है हमारे पास 24, इसमें क्या है एसोफेजियल कैंसर है विद लिवर मेटास्टेसिस के साथ। इसमें कोई सर्जरी नहीं होनी, इन स्टेज जो है हमारे पास एसोफेजियल कैंसर है, ये एक इनऑपरेबल है, यानी इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हाउ टू रिलीव द सिम्टम ऑफ द सीवियर डिस्फेजिया, स्टेंटिंग करते होते हैं आप, इंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग जो है ये जो है आप करते होते हैं सीवियर डिस्फेजिया के अंदर, ठीक है। इंसर्ट जो है एक स्टंट करते हैं एसोफेगस के अंदर जो कि एक्सपैंड करेगा और उस जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्या है ओपन कर देगा। ये फास्ट और इफ़ेक्टिव जो है ट्रीटमेंट है डिस्फेजिया का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 25 जो है की है, ये हमारे पास एक एनीमिया है, एनीमिया का पेशेंट है, कुछ साल जो है बाद उसने गैस्ट्रेक्टोमी करी। तो यहाँ पे आप देखें, मैं ऊपर आपको पढ़ा के आया हूँ, तो आपने यही चीज़ें जो है देखनी है। MCV जो है आपको इंक्रीज़ मिल रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन सेंस, और यहाँ पे हमें फैटिग भी दी गई है, एक्सर्शनल जो है डिस्पनिया, पल्पिटेशन। तो इसके अंदर हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी को हम ऊपर जो है पढ़ के आए हैं कि गैस्ट्रेक्टोमी जो है हो सकती है, क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस, ये भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी करा सकते हैं। तो इस तरह का जो है यहाँ पे वो गैस्ट्रेक्टोमी की जगह जो है क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस डाल देता, तो आप जो है यहाँ पे क्या है बोलते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी का क्या है ये केस है। गैस्ट्रेक्टोमी, लॉस ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर इन द स्टॉमिक, इम्पेयर्ड विटामिन B12 कोबालामाइन अब्सॉर्प्शन।
After gastrectomy, there are the cobalamin store that may take up to 1 to 2 years to deplete. तो यहाँ पे जो आपके एक दफ़ा जो है विटामिन B12 स्टोमक के अंदर आई, ठीक है, तो वो 1 से 2 साल लेती है उसको ख़त्म होने में, उस विटामिन B12 को, ठीक है। आफ्टर दैट विटामिन B12 डेफिशिएंसी डेवलप, तो उसके बाद जो है आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है डेवलप हो जाती है। In vitamin B12 deficiency, high MCV macrocytic anemia, hypersegmented neutrophils, peripheral paresthesia, loss of position, vibration and proprioception sense, fatigue, exertional dyspnea, palpitations, ये आपकी एनीमिया के क्या है सिम्टम्स हैं। और आपने ट्रीट कैसे करना है, इंट्रामस्कुलरली जो है आपने हाइड्रोक्सीकोबालामाइन जो है देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास की नंबर 26, क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस, पेरी एनल फिस्टूला। तो इसके जो है हमारे पास केस जो है क्रोन्स डिजीज़ का है, ठीक है, क्योंकि हमें पेरी एनल फिस्टूला मिल रहा है, ठीक है। वेट लॉस जो है मोर कॉमन होता है क्रोनिक डिजीज़ के अंदर इंस्टेड ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। डायरिया विदाउट ब्लड इज़ मोर कॉमन इन क्रोन डिजीज़ दैन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। Fistulas are more common with Crohn disease, not ulcerative. Remember, in Crohn disease there are deep ulcers transmural. Key number 27, left supraclavicular mass. Think about Vichu's node. तो इसके अंदर जो है अगर कोई बंदा आपको मिले ऐसा जिससे लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर मैस मिल रहा हो, तो यहाँ पे आपको विचूस नोड की एक जो है निशानी मिलती है, और ये है हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। उसको जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है आप सस्पेक्ट कर रहे होते हैं इस बंदे को क्या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, वेट लॉस, ओल्ड एज, तो ये जो है आपकी जो है लीड कर सकते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर। और ये जो साइन है आपको ट्रॉजियर साइंस के ज़रिए से जो है आपको मिल रहा होता है, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर मैस विचूस नोड, ठीक हो गया। राइट अगर सुप्राक्लेविकुलर मैस है तो ये एक एसोफेजियल कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है, राइट सुप्राक्लेविकुलर मैस, तो ये आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है पैनकोस ट्यूमर। ये ट्यूमर होता है आपकी लंग्स की जो एपेक्स होती है वहाँ पे, ठीक है, ये एट द टॉप एंड ऑफ द ईदर द लेफ्ट और द राइट लंग, कोई भी राइट हो या लेफ्ट लंग हो उसके टॉप पे जो है आपको ये मिल रहा होता है ट्यूमर, ठीक है। इट टिपिकली स्प्रेड्स टू द नियर बाय टिश्यूज सच एज द रिब्स एंड द वर्टिब्रा, ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रा और रिब्स पे भी जो है स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है ये पैनकोस ट्यूमर। मोस्ट पैनकोस ट्यूमर्स आर नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, तो ये जो है हमारे पास नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होते हैं। नेक्स्ट की नंबर 28, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस। इसमें जो है आपने क्या है 3 MS याद रखने, 3 M जो है M याद रखने हैं। एक तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़, मिडल एज्ड फीमेल और IgM, ये 3 चीज़ें प्राइमरी जो है बाइलरी सिरोसिस के अंदर याद रखनी है। दूसरी जो है आपने जो है प्रोराइटिस, स्किन एक्सोक्रिएशंस और इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेज और जॉन्डिस, ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। कॉमन एसोसिएट जो है ये आपको प्राइमरी जो है बाइलरी सिरोसिस जो है आपको सजोर्जन सिंड्रोम के साथ जो है मिल रही होती है, ठीक है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस ये क्या है, इसको आप डायग्नोस करते हैं ERCP के ज़रिए से, ठीक है, और ये आपको एसोसिएट हो रही होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ, पार्टिकुलरली जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो उन्होंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपने जो है याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। द अदर्स आर मोर आर लेस सिमिलर, प्रोराइटिस, जॉन्डिस एंड इंक्रीज ALP, ठीक हो गया। द ट्रीटमेंट इन बोथ कंडीशन अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड एंड कोलिस्टेरामाइन, ये जो है दोनों ट्रीटमेंट जो है आप दे सकते हैं प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस के अंदर। इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल जो है आपने याद रखने, मिडल एज फीमेल है, एबनॉर्मल LFTs हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया है, प्रेजेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म, तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का केस है। ALP नॉर्मल है और माइल्डली इंक्रीज है, तो हम ऊपर ये क्या है पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ हैवी अल्कोहल कंजप्शन है, साइंस ऑफ लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस है, एसाइटिस, हेमेटोमेसिस, जॉन्डिस, हेपेटोमेगैली एंड स्पाइडर नेवी। इसमें क्या आपको AST ज़्यादा मिल रहा है ALT की निस्बत, ठीक है, और GGT जो है ये भी आपको इंक्रीज़ मिल रहा है। ये हमारे पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का क्या है केस है। की नंबर 29 केस सिनेरियो है, एक एल्डरली पेशेंट है विद मल्टीपल लिवर मेटास्टेसिस, सेकेंडरी टू कॉलन कैंसर, ड्रॉजी भी है, केकेक्सिक भी है, केकेक्सिक, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन भी है, जॉन्डिस भी है, एसाइटिस है और
जो है हमारे पास लोअर लिम्ब एडिमा भी है उसे, लो यूरिन आउटपुट जो है ओलिगोरिया, और हाई एलपी एएलपी और हाई बिलिरुबिन, लो एल्बुमिन, माइल्डली लो सोडियम 120 है हमारे पास, और नॉर्मल जो है यूरिया, क्रेटिनाइन, पोटेशियम और कैल्शियम आपको ये क्या है नॉर्मल मिली है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ट्रीटमेंट क्या है, एल्बुमिन इन्फ्यूजन आप कराएंगे, ठीक है। और एल्बुमिन इन्फ्यूजन क्या है, इसका क्या मतलब है, ये आपका जो एनकोटिक जो प्रेशर है उसको बढ़ा देगी। ऑनकोटिक में कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बढ़ाएगी, शिफ्ट्स ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा वेस्कुलर टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स। जो एक्स्ट्रा जो वेस्कुलर जो है फ्लूइड है वो आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ एसाइटिस एंड एडिमा, इस तरह से जो है आपकी एलिवेशंस हो जाएंगी, एलिवेट हो जाएगी साइटिस और एडिमा, प्लस आपको गुड परफ्यूजन मिल रही होगी किडनीज़ को, और रिस्टोरेशन मिल रही होगी नॉर्मल यूरिन आउटपुट को। तो यानी कि एल्बुमिन इन्फ्यूजन एक गुड ट्रीटमेंट है इसके लिए, ठीक है। फिर जो है हमारे पास हेलोपेरिडोल कैन बी यूज इन स्मॉल डोजेज एज एन एंटीएमेटिक, एंड हेलोपेरिडोल कैन कॉज हैपोनेट्रीमिया। ये जो है हैपोनेट्रीमिया करा सकती है, ठीक है, हेलोपेरिडोल। और एक डिफरेंशियल है कि इन असाइटिस कैंडी टू लिवर सिरोसिस, तो तब आप क्या है स्पाइरोनोलेक्टोन देंगे। गिविंग एल्बुमिन इन्फ्यूजन इज़ आल्सो बेनिफिशियल, ठीक है, इन केस ऑफ असाइटिस कैंडी टू लिवर सिरोसिस। लास्ट है हमारे पास सीलिक डिजीज़, ये फिर से जो है उन्होंने दे दिया है, हमारा ये पहले जो है की था, तो की 30 नंबर यहाँ पे जो है हम जो है इस पर जो है अपनी जो है वीडियो स्टॉप कर रहे हैं पार्ट 2 का। फिर जो है हम पार्ट 3 जो है अलग जो है वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये लंबी हो रही है। ऑटोइम्यून डिजीज़ मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ रिजल्ट ड्यू टू द सेंसिटिव टू द ग्लूटेन विच इज़ अ प्रोटीन, ईटिंग ग्लूटेन डाइट, ये वो जो है आप फिर से इसको जो है पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप कर लें। नॉन स्मोकर एक जो है उन्होंने केस दिया सिलिक डिजीज़ विलियर्स ट्रॉफी, फिर उन्होंने एक केस दिया, चलो इनको हम जो है पढ़ लेते हैं केस को। 33 साल का एक मेल है, नॉन स्मोकर है, रिकरेंट और क्रोनिक डायरिया है, 6 मंथ्स हिज क्लोथिंग, ये हम जो है ऊपर भी करके आए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि 50-year-old मेल है, अननोन केस ऑफ द सीलिक डिजीज सिंस चाइल्डहुड, रिसेंटली डेवलप्ड डायरिया एंड वेट लॉस, थिंक ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीलिक इंटेस्टाइनल लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीलिक डिजीज, हम ऊपर ये पढ़ के आए पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। रिमेंबर द फॉलोइंग कंडीशन दैट मे डेवलप ऑन द टॉप ऑफ द सीलिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन होती है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी सेकंड मोस्ट कॉमन होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी थर्ड कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन होती है इसके अंदर सीलिक डिजीज़ के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है, ठीक हो गया। और टी सेल लिम्फोमा इंटेस्टाइनल लिम्फोमा रेयर होता है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस ये आपको सीलिक डिजीज़ के अंदर मिल रही होगी, ठीक है। डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर भी आपको ये मिल रही होगी। यहाँ तक जो था हमारे पास पार्ट 2 था, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आया होगा, ठीक है। अभी जो है हम पार्ट 3 करेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।